स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा लेसन चल रहा था 6.1 नियुक्तिकरण का, स्टाफिंग का। तो इसी में हम आज अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो कि है हमारा नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में। जैसा कि हमने कल पढ़ के आए थे HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध जो है एक अलग से एक डिपार्टमेंट बन चुका है, ठीक है, एक अलग से विभाग है। तो इस मानव संसाधन प्रबंध जो है, कल जैसे हमने कल भी देखा था कि जो HRM है वो एक पूरा बड़े लेवल का है अब, और नियुक्तिकरण उसी के अंदर में किए जाने वाले एक छोटा सा कार्य है। यानी कि HRM पूरा बड़ा सर्कल है और नियुक्तिकरण उसका एक छोटा सा अंदर छोटा सर्कल है, उसका एक भाग है। तो आज का पॉइंट यही है कि जो नियुक्तिकरण है वो मानव संसाधन प्रबंध का सिर्फ एक भाग है, वो पूरा HRM नहीं है। नियुक्तिकरण पूरा का पूरा HRM नहीं है, HRM का सिर्फ एक भाग है, क्योंकि HRM का कार्य नियुक्तिकरण के अलावा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। सिर्फ नियुक्त करना ही HRM का कार्य नहीं है। HRM का कार्य कर्मचारियों को नियुक्त करने के अलावा भी कुछ और भी है, ठीक है। तो कैसे है वो, और फर्स्ट है भर्ती आदि। HRM का पहला कार्य होता है भर्ती करना, और भर्ती करने तक इसको हम मानते हैं नियुक्तिकरण ही, क्योंकि नियुक्तिकरण भी खाली पड़े पदों को भरना होता है। तो नियुक्तिकरण इतना ही है, खाली पड़े पदों को भरना। उसके अलावा उन खाली पड़े पदों को भरने के अलावा जो भी और कार्य किए जाते हैं वो सारे किस में आते हैं, HRM में, ठीक है। तो सबसे पहला तो HRM का कार्य हो गया भर्ती करना, कि एक कार्यालय में जितने रिक्त पद हैं और उन पदों पर जिन कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिस योग्यता के कर्मचारियों की आवश्यकता है, उस योग्यता के कर्मचारियों को उस कार्यालय में प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है हमारा विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना। इसमें क्या है कि HRM जो है, मानव संसाधन प्रबंध विभाग जो है, वो उस कार्यालय को, ठीक है, कुछ विशेष सेवाएं भी देता है, विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्रदान कराता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, कार्य का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ, जैसे हम किसी के कार्य को इवेलुएट करना चाहते हैं, कौन किस तरह से कैसा कार्य कर रहा है, तो इस चीज को हर कोई इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए विशेषज्ञ चाहिए जो इस बात में निपुण हो, वो देख सके कि कौन कार्य किस प्रकार से कर रहा है, क्या उसने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। तो ऐसे कार्य, ऐसा काम करने के लिए विशेष व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो HRM हमें वो ही प्रोवाइड कराता है, उन विशेषज्ञों की सेवाएं हमें HRM प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे कुछ और सेवाओं में, जैसे श्रमिकों के बीच सौदेबाजी, कई बार होता है ना कि कर्मचारियों की कुछ अलग डिमांड होती है और प्रबंधक उस डिमांड को पूरा नहीं करने चाहते, तो उनके बीच में फिर कुछ सौदेबाजी होती है, वो कुछ पॉइंट पे राजी होते हैं कि चलो कुछ बातें कर्मचारियों की मान ली जाएगी, कुछ प्रबंधकों की मान ली जाएगी, तो उनके बीच में ये सुलह कराने का कार्य भी कोई विशेष व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो। ऐसे कोई भी सिंपल आदमी इतने बड़े इशू को सोल्व नहीं कर पाता, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसे व्यक्ति जो निपुण हो उन चीजों में, और उस निपुण व्यक्ति को हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, HRM, ठीक है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना। इसमें क्या है, कर्मचारी जैसे कार्यालय में कारखाने में जब काम करते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ लॉस हो जाए, जैसे काम करते वक्त कारखाने में कई कर्मचारियों के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना के लिए उस कार्यालय को, उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, उन कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति कंपनसेट देना पड़ता है, उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आखिरकार उस कारखाने में काम करते हुए उस कर्मचारी के साथ दुर्घटना हुई है। तो इस तरह की क्षतिपूर्ति, या कई बार हम क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको और मोटिवेट करने के लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, प्रोत्साहन देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन की हमें कौन सी योजनाएं अपनानी चाहिए, इनका विकास भी HRM करता है, मानव संसाधन प्रबंध करता है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध देखता है कि हम किस तरह की और अच्छी सी योजनाएं बनाएं और अच्छे से जो है कार्य करें, ताकि कोई भी क्षतिपूर्ति का केस जो है
खराब ना जाए, यानी कि किसी भी कर्मचारी को ये ना हो कि मैंने कार्यालय में काम किया, उस दौरान मेरे साथ दुर्घटना हुई और मेरे को कोई कंपनसेट नहीं मिला। तो जो भी कंपनसेट है वो, या फिर कर्मचारी ने अच्छा काम किया तो उसके लिए अगर उसको प्रोत्साहित करना है तो इससे रिलेटेड अगर और योजनाएं हैं या फिर कोई और अच्छी योजनाएं लागू करना, या जो योजनाएं पहले से लागू हैं इन चीजों पर उनको और इम्प्रूव करना और सुधारना, तो ये सब कार्य भी कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंध करता है। नेक्स्ट है शिकायतों का निवारण करना, यानी कि कई बार कर्मचारियों की काफी समस्याएं हो जाती हैं व्यवसाय से जुड़ी हुई, तो उन शिकायतों का, यानी कि कार्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं, तो उन शिकायतों का किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं, किस ढंग से निवारण कर सकते हैं और इनको कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक अच्छा पॉइंट नहीं है। एक कार्यालय में, एक कंपनी में काम करने वाले अगर ज्यादा कर्मचारी उस कंपनी से शिकायत है तो इसका मतलब वो अच्छा पॉइंट नहीं है। तो उन शिकायतों को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए भी जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो निरंतर कार्यरत रहता है, निरंतर इस दिशा में वो कार्य करता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, यानी कि जो कर्मचारी उस व्यवसाय में कार्य करते हैं, ठीक है, उनके सामाजिक सुरक्षा हो, यानी कि वो अच्छे वातावरण में काम करें, उनको जो काम वो कर रहे हैं उसके बदले में न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है कि हम उससे काम ले रहे हैं 10 घंटे और उसको मजदूरी दे रहे हैं हम सिर्फ 5 घंटे की, तो ऐसा किसी भी कर्मचारी के साथ ना हो। तो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम जो अलग अलग योजनाएं बनाने का कार्य भी मानव संसाधन प्रबंध करता है। इसके लिए वो कई मेथड अपना सकता है, कर्मचारियों के टाइम टू टाइम सैलरी को बढ़ाकर, अच्छा वातावरण देके, ठीक है, प्रबंध में भागीदारी देके कि भाई जब भी कंपनी कुछ नया डिसीजन लेगी ना सिर्फ प्रबंधकों की बातें सुनी जाएगी, जबकि कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं हम उनसे भी उनके विचार पूछेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। उसके बाद है कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। देखिए आजकल बहुत सारे जो है एक्ट हैं, बहुत सारे जो है केसेस होते रहते हैं कंपनियों के ऊपर, तो ये इतने सारे जो कानूनी पेच हैं, ठीक है, जैसे कर्मचारी राज्य अधिनियम है, कर्मचारियों से रिलेटेड क्षतिपूर्ति अधिनियम है, तो इन इतने सारे एक्ट हैं, इनसे जो रिलेटेड अगर कुछ नया केस आता है, कोई मुद्दा आता है और अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो उस कोर्ट में उन कानूनी पेचों से कंपनी को कैसे सुरक्षित किया जाए, उस केस से कंपनी को कैसे निकाला जाए, तो कंपनी को कोर्ट के मामलों से, कानूनी मामलों से बचाने का कार्य भी कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंध करता है। कर्मचारी अभिलेख रखना, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, ठीक है, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना कि कौन सा कर्मचारी कितने टाइम पर व्यवसाय से जुड़ा था, यानी कि उसने कब नौकरी करना स्टार्ट किया था कारखाने में या कंपनी में, और वो कैसा काम कर रहा है, उसका ईयरली कैसा जो है परफॉर्मेंस है, क्या वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहा है या वो डाउन होता जा रहा है। तो उन सब कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने का कार्य भी कौन करता है? मानव संसाधन प्रबंध, कि हर एक कर्मचारी से जुड़ा हुआ डाटा मानव संसाधन प्रबंध रखता है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, कितना पढ़ा लिखा, कब कारखाने को इसने, कंपनी को इसने ज्वाइन किया था, किस पोस्ट पर ये लगा था, अब किस पोस्ट पर पहुंच गया है, कैसे कितना काम करता है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सब कुछ। नेक्स्ट है संगठन ढांचे में सुधार करना, और अगर व्यवसाय के संगठन ढांचे में कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मानव संसाधन प्रबंधन को लगता है कि नहीं इस डिपार्टमेंट में हमें 5 क्लर्क चाहिए और वहां पे सिर्फ 2 क्लर्क की पोस्ट अभी तक है, तो मानव संसाधन प्रबंधन क्या करेगा? उस संगठन ढांचे में सुधार करेगा, जहां पर अभी तक 2 पोस्ट थी अब वहां पर वो 5 पोस्टें बनाएगा और अब वहां पे 5 क्लर्क काम करेंगे। तो संगठन ढांचे में अगर उसको कहीं लगता है कि नहीं यहाँ पे श्रमिक ज्यादा लगे हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे कम व्यक्ति लगा रखे जबकि यहाँ पे ज्यादा की जरूरत है, तो इस तरह को अगर उसको कहीं कुछ दिखता है तो वह चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये थे मानव संसाधन प्रबंधन आखिर क्या क्या भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक हम नियुक्तिकरण ही पढ़ रहे थे, तो इस नियुक्तिकरण के आखिर क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के तहत हम कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं।
तो फर्स्ट हमारी कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक हमारे व्यवसाय में, हमारी कंपनी में आखिर हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। जब हमें आवश्यकता पता चलेगी, उसी के बेस पर तो आगे का कार्य कर पाएंगे कि भाई हमें 2 की आवश्यकता है या 2000 की आवश्यकता है, क्योंकि 2 कर्मचारियों के लिए अलग मेथड अपनाया जाएगा और 2000 के लिए अलग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इस चीज को देखा जाता है। नेक्स्ट है भर्ती। भर्ती क्या होता है? भर्ती में हम क्या करते हैं, एक कंपनी क्या करती है भर्ती में कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस व्यवसाय में काम करने के लिए आवेदन करें, एप्लीकेशन भेजें। तो भर्ती होती है कि कार्यालय में, कंपनी में काम करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन भेजने के लिए प्रेरित करना। यानी कि अगर हमारे व्यवसाय में मान लीजिए 1000 हमने पोस्ट निकाली है, तो कंपनी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा 2000, 5000, मतलब जितने ज्यादा चांस हो सकते हैं उतने ज्यादा व्यक्ति हमारे पास इस पोस्ट के लिए क्या करें, एप्लीकेशन भेजे। आपने भी देखा होगा कई बार कि एप्लीकेशन पोस्ट होती है 5 और उस 5 पोस्ट के लिए आजकल हमारे पास एप्लीकेशन आने लगे हैं 100। तो हर एक कंपनी यही चाहती है कि जितने पद खाली हैं उन खाली पदों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से एप्लीकेशन हमें मिले। तो एप्लीकेशन आने तक, आवेदन आने तक का कार्य भर्ती का कहलाता है। ये भर्ती जो है 2 स्रोतों से हो सकती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोतों में क्या होती है कि कंपनी अपने अंदर ही जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उन्हीं से आवेदन मांगती है। ठीक है, उन्हीं में से देखती है कि हमें किस व्यक्ति को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। बाहरी स्रोत में कंपनी जो है, बाहर कंपनी अपने वातावरण के अलावा, ठीक है, अपने कंपनी के एरिया से बाहर के लोगों से आवेदन मांगती है। उनको कहती है कि कंपनी में इतनी पोस्ट खाली है, आप लोग आवेदन कीजिए, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर आप जो है अगर एलिजिबल होए तो आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्रोत है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भर्ती का ही है पूरा लेसन, नेक्स्ट वाला लेसन, इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। उसके बाद आता है चयन। चयन में क्या, देखिए यहाँ पे हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से एप्लीकेशन मांग ली, पोस्ट थी 1000 की और 2 से 5000 लोगों ने हमारे पास आवेदन भेज दी। अब चयन में हम वही काम करेंगे कि इन आवेदन भेजने वालों में से ये देखेंगे कि हमें कितने व्यक्तियों को हम रख सकते हैं। इन 5000 में से मान लीजिए यहाँ पे 5000 ने आवेदन भेजा, तो अब चयन में ये देखा जाएगा कि इन 5000 में से कितने व्यक्तियों जो है इस 1000 के लायक हैं। ठीक है, इनकी इन 5 में से अब 1000 व्यक्तियों को चुना जाएगा, क्योंकि जो आवेदन किए गए थे उन आवेदन में से योग्य उम्मीदवारों को अब चुन लिया जाएगा। तो इस 1000 में से देखिए 1000 आवेदन तो पहले ही रद्द हो जाते हैं कि फॉर्म भरने में गलतियां कर देते हैं, या अभी उनकी उम्र नहीं है, या उनकी वो एजुकेशन नहीं है उनके पास जो हमें चाहिए थी। बच जाते हैं 4000। इस 4000 के फिर बाद में कई स्टेप चलते हैं, जैसे पहले रिटर्न टेस्ट लेंगे हम, रिटर्न टेस्ट में से 1000 और निकल गए, कितने बच गए, 3000। 3000 के बाद हम बुलाएंगे, उनका मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के बाद 1000 और छट गए, कितने बच गए, 2000। मेडिकल के बाद 2000 आ गए। अब उन 2000 का हम इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में देखेंगे कि उनका माइंड कितना तेज है, वो जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, उन्हें कितनी नॉलेज है। तो उसके बाद इन 2000 के बाद 1000 और छट गए, तो कितने बच गए, 1000, और हमें 1000 ही चाहिए थे। तो चयन वही प्रक्रिया कि जो आवेदन करे थे उन आवेदन में से हम योग्य उम्मीदवारों को चुनते हैं, और ये चुनने की पूरी एक प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस हमारी चयन की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी आगे पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, वहां पे आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। अभी सिर्फ आपको बता दिया कि हम 5 से 1000 तक पहुंचते, वो कैसे पहुंचते, वो पूरी एक प्रोसेस होगी। जैसे सबसे पहले आवेदन पत्रों को जांचा जाएगा कि कितने हमें एप्लीकेशन मिली हैं, उनका प्राथमिक साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी पहला इंटरव्यू लिया जाएगा, रिक्त आवेदन पत्र भरना, रोजगार का परीक्षण करना, अंतिम साक्षात्कार, रेफरेंस टेस्टिंग, शारीरिक टेस्टिंग, ये सब कुछ प्रोसेस होंगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल के वे में समझाई है, जो हम रूटीन में सुनते हैं कि रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, अदरवाइज ये पूरी इतनी लंबी प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि हर एक
जो है जॉब के लिए ये पूरी प्रोसेस अपनाई जाए, जहां जिस पोस्ट के लिए जितनी प्रोसेस के पॉइंटों की आवश्यकता हम उतनी ही करेंगे। जैसे कई बार सिर्फ इसकी आवश्यकता हमें ये नहीं चाहिए, ये भी उस पोस्ट के लिए जरूरी नहीं, तो जिस पोस्ट के लिए जितनी प्रोसेस जितने स्टेप हमें चाहिए हम उतने रख लेते हैं। बाकियों की अगर आवश्यकता, जैसे कई पोस्टों में इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होती तो वहां पे हम इंटरव्यू नहीं कराते, लेकिन मेन ये है कि चयन में हम योग्य उम्मीदवारों को चुनते हैं। नेक्स्ट है कार्य पर लगाना। क्योंकि चयन में हमने योग्य उम्मीदवारों को चुन लिया, हमारे पास 1000 उम्मीदवार आ गए, अब हम इन 1000 उम्मीदवारों को कार्य पर लगाते हैं। इनके जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को चुना है उसको वो कार्य सौंपा जाता है। कार्य पर लगाते वक्त हम ये देखते हैं कि गलती से कोई कर्मचारी गलत जगह पर ना लग जाए। जैसे किसी को नॉलेज है कंप्यूटर की और उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह पर हमने किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया, उसको मैनेजमेंट के पद पर भेज दिया, उसको क्लर्क के पद पर भेज दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य है उसको उसी पद के ऊपर हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्य पर बनाए रखना। ना सिर्फ कार्य पर लगाना, अब कंपनी के लिए मेन हो जाता है कि उन व्यक्तियों को कार्य के ऊपर बनाए भी रखा जाए। ये नहीं है कि हमने इतना प्रोसेस से इतना पैसा खर्च करके हम 1000 कर्मचारियों को लेकर आए हैं और 1 साल के बाद ही इस 1000 में से 500 कर्मचारी हमारी संस्था को छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये छोड़कर चले गए तो फिर कंपनी के पास 500 की कमी हो गई। अब कंपनी फिर से इन 500 के लिए आवेदन पत्र मांगेगी, फिर चयन की प्रोसेस अपनाएगी, पूरे जो है एक मेथड अपनाएगी उनका चुनाव करने के लिए। तो कितनी खर्चीली पद्धति है और कितना टाइम खराब होता है। तो इसलिए हर एक व्यवसाय हर एक कंपनी ये चाहती है कि जो एम्प्लॉय हमसे जुड़ गए वो एक लंबे समय तक हमसे जुड़े रहे, हमें बीच में छोड़कर ना जाए। क्योंकि बीच में छोड़कर जाने से कंपनी को लूज होता है, फिर से नए कर्मचारियों को लेकर आएगी, फिर से उन्हें काम सिखाएगी, उनको ट्रेनिंग देगी, पैसा खराब, टाइम खराब। तो जो एम्प्लॉयों के ऊपर एक बार पैसा खर्च कर दिया उन एम्प्लॉयों को बनाए रखना फर्ज बन जाता है, उसका कार्य बन जाता है कंपनी का, उस व्यवसाय का, कि वह अपने एम्प्लॉय को अपने से दूर ना जाने दे। इसके लिए वह कई मेथड अपना सकती है, उनको टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ा सकती है, अच्छा वातावरण दे सकती है, ठीक है। तो ये कार्य पर बनाए रखने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। कर्मचारियों को समय समय पर कंपनी क्या कराती है, प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है, ताकि वह अपने कार्य को और अच्छी प्रकार से कर सके। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ चेंज ऐसे हो जाते हैं, जैसे पहले सारा काम क्या होता था, हाथ से होता था, ठीक है, पेपर वर्क था सारा, लेकिन जैसे कंप्यूटर आया, ठीक है, तो सारा क्या हो गया, कंप्यूटर से के आजकल हम देखते हैं कि हर कार्य कंप्यूटर पर होता है। तो जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें तो कंप्यूटर पर काम करना आता ही नहीं था, इसलिए क्या किया, उनको ट्रेनिंग दी, ठीक है। कंपनी ने उन पुराने कर्मचारियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी कि कंप्यूटर को कैसे चलाया जाएगा, कैसे कार्य किया जाएगा, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो इसीलिए टाइम को देखते हुए या अगर कुछ चेंज होते हैं तो उन चेंज को देखते हुए कंपनी का फर्ज बनता है कि अपने कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को टाइम टाइम पर प्रशिक्षित किया जाए। इससे ना सिर्फ वो नए चेंजों के साथ, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं, बल्कि उनकी क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने में उनके में निखार आता है, वो और अच्छे से भी काम कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रगति का मूल्यांकन, कि अब हमने जो कर्मचारी लगाए हैं हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या वो निठल्ले बैठे रहते हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता का, अपना पूरा जो डेडिकेशन है उससे काम कर रहे हैं या सिर्फ काम चलाऊ रूप में काम कर रहे हैं। तो कर्मचारियों की प्रगति का, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जांचा जाता है कि कर्मचारी कितना काम करता है, कितना टाइम उस काम को देता है, जो काम करके दे रहा है वो कितना सही दे रहा है, कहीं काम करके दे रहा है और उस पर 50 गलतियां हैं, ठीक है, तो उस काम का कोई फायदा नहीं है। तो
तो यहाँ पे कर्मचारियों को इवेलुएट किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि कर्मचारी किस तरह से कितना काम कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी शुद्धता के साथ काम को करते हैं। नेक्स्ट है पदोन्नति। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले प्रगति मूल्यांकन में अगर कोई कर्मचारी हम देखते हैं कि वो काफी गलतियां कर रहा है, तो हम उसको कुछ एक ट्रेनिंग देते हैं, उसको कुछ एक जो है टेक्निक समझाते हैं फिर से कि भाई ताकि गलती ना करें। अगर फिर भी गलती कर रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर कर्मचारी को एक दो बार उसको सुधारने के मौका दिया जाता है, उसको फिर से समझाया जाता है काम को। ठीक है, उसके बाद है पदोन्नति, प्रमोशन। अगर एक कर्मचारी लगातार जब से व्यवसाय में जुड़ा है लगातार अच्छा काम करके हमें दे रहा है, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि उस कर्मचारी को क्या करे, प्रमोट करे, उसको जो नीचे से ऊपर के पद पर भेजा जाए। इससे कर्मचारी का क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, वो कंपनी से और लगाव महसूस करता है, उससे और नजदीक से जुड़ता है और मेहनत से, पूरी लगन से उसके लिए काम करता है। ठीक है, तो जो कर्मचारी अच्छे से, सही रूप से, शुद्धता से अपना पूरा काम मन लगाकर करते हैं, कंपनी उनका प्रमोशन करती है। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है, ट्रांसफर। कई बार क्या होता है कि एक कर्मचारी काफी अच्छा निपुण है, ठीक है, वो अच्छे से हर चीज को हैंडल कर लेता है, तो कई जैसे हमारा व्यवसाय बड़ा है, हमारा एक दुकान, मतलब हमारी एक कंपनी यहाँ पर है, मान लीजिए दिल्ली में है, दूसरी हमारी कोलकाता में है, तो वहां पे अगर कुछ इशू निकल के आ जाते, कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी कि उस व्यक्ति को देखेगी कि इस व्यक्ति ने जब यहाँ दिल्ली में जब इसी तरह की कोई समस्या आई थी, जब इस व्यक्ति ने उस समस्या को पूरा अच्छे से हैंडल किया था और कंपनी को कोई लॉस नहीं होने दिया, तो कंपनी उस व्यक्ति का ट्रांसफर दिल्ली से कहाँ कर देगी, कोलकाता कर देगी। ठीक है, ये तो था वैसे कि पॉजिटिव वे में ट्रांसफर किया है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोलकाता में या कहीं और हमारे जो काम करने वाले एम्प्लॉय है वो ज्यादा हो जाते हैं, और जो दूसरी जगह पर कंपनी है वहां पे कर्मचारियों की कमी है, तो कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि जहां पर ज्यादा कर्मचारी वहां से उठाकर दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, या कई बार जैसे कर्मचारी का प्रमोशन करना है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्रमोशन करने, जैसे दिल्ली में उसका जिस पोस्ट पर प्रमोशन करना, वो पोस्ट खाली नहीं है, उस पर पहले से कोई व्यक्ति है, तो हम उसका प्रमोशन का ऑफर उसको देते हैं कि आपका प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीट खाली नहीं है, आपको कोलकाता में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए भी ट्रांसफर की, वहां पर भी ट्रांसफर जरूरी हो जाता है। तो स्थानांतरण की कई रूप में हो सकता है, कई वजह हो सकती है ट्रांसफर की, एक कर्मचारी के स्थानांतरण की कई वजह हो सकती है। नेक्स्ट है कार्य से अलग करना, और एंड में उसको कार्य से लगाने से लेकर पूरी प्रोसेस के एंड में हम लास्ट में उसको कार्य से अलग करते हैं। कार्य से अलग यानी कि उसके भी कई वजह हो सकते, कई रूपों में हो सकता है कार्य से अलग, जैसे उसकी रिटायरमेंट, कि भाई उसकी उम्र हो गई है काम करने की, मतलब जो एक एज लिमिट है 58 या 60, जो हर एक कंपनी की अलग अलग है, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 60 रखी है एज की, भाई 60 साल के बाद हम अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे देंगे, उनसे काम नहीं लिया जाएगा, तो एज अगर कंप्लीट हो जाती है तो भी उसको कार्य से अलग कर दिया जाता है, इनकी उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है। या फिर इसमें दूसरा कार्य से अलग करने में ये भी होता है कि अगर कोई कर्मचारी अच्छा कार्य नहीं करता है, ठीक है, अच्छा कार्य नहीं करता, बार बार ट्रेनिंग दे दी हमने, बार बार उसको कार्य समझा दिया, फिर भी वो नहीं कर पाता है, तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, हम उसको जॉब से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे ये तो निकाल दिया, कई बार क्या होता है छटनी, हमने भी सुना होगा, आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में मंदी आ जाती है, कंपनी का लॉस में चल रही है, तो वह अपने जो कर्मचारी होते हैं, जो एक्सेस कर्मचारी होते हैं, उसको लगता है कि नहीं यार, मेरा काम जो है, मैंने अपने बिजनेस में 80 व्यक्ति लगा रखे, लेकिन मैं अगर 50 व्यक्ति रखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो ये जो एक्सेस 30 हैं, इन व्यक्तियों की वो छटनी कर देता है, उनको कंपनी से हटा देता है। तो इस तरह की ये पूरी प्रोसेस थी नियुक्तिकरण की। तो ये था हमारा 6.1 चैप्टर, ठीक है, नियुक्तिकरण। उम्मीद आपको समझ आया होगा।